फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके होने वाले आगामी एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, देश की प्रथम महिला IPS कौन थी? दोस्तों, ऑप्शन दिए गए हैं किरण बेदी, अन्ना जॉर्ज, अमृता कौर, सुनीता विलियम्स। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किरण बेदी। देश की प्रथम महिला IPS किरण बेदी थी। वहीं दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम महिला IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में कौन थी जो सफल हुई थी, तो आपको याद रखना है कि IAS अन्ना जॉर्ज थी। वहीं आपसे IPS पूछा गया था, तो दोस्तों ये किरण बेदी थी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कितनी है? दोस्तों, ऑप्शंस दिए गए हैं 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 65 वर्ष। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु कुछ टाइम पहले ही बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। वहीं दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए उच्च न्यायालय, तो आपको याद रखना है कि उच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष कर दी गई है। दोस्तों, इससे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि जो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय है उसमें जजों के नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है। दोस्तों, यहाँ आपसे सेवानिवृत्ति की आयु पूछी गई है, लेकिन हमने आपसे कहा है न्यूनतम आयु कितनी है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जजों के सेवानिवृत्ति के लिए कोई भी न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। तो आप अच्छे से याद रखेंगे कि सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, लेकिन न्यूनतम आयु पूछा जाए कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में जज नियुक्त होने के लिए कितनी आयु रखी गई है, तो आपको याद रखना है कि कोई भी आयु निर्धारित नहीं की गई है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शंस दिए गए हैं 8,848 मीटर, 8,850 मीटर, 8,852 मीटर, 8,855 मीटर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8,850 मीटर। माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,850 मीटर हो गई है। दोस्तों, आप पुरानी लूसेंट से या किसी और बुक्स में देखेंगे तो हो सकता है उसमें 8,848 दे दी गई हो, लेकिन दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले ही बढ़कर इसकी हाइट 8,850 मीटर हो गई है। तो अब आप 8,850 मीटर इसमें टिक करेंगे। तो देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने प्रदान की? ऑप्शंस दिए गए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि महात्मा गांधी द्वारा प्रदान की गई थी। वहीं दोस्तों, आपको एक उपाधि और याद रखना है जो कि राजेंद्र प्रसाद को दी गई थी, अजात शत्रु। दोस्तों, अजात शत्रु की उपाधि राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी द्वारा ही प्रदान की गई थी। तो इस प्रकार आप दोनों उपाधियां याद रखेंगे कि देश रत्न की उपाधि और अजात शत्रु की उपाधि राजेंद्र प्रसाद को दी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं अणु, परमाणु, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट अणु है। दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि अणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, भले ही ये सबसे छोटे होते हैं। दोस्तों, पूछ लिया जाता है, इसलिए आप अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा की मीटिंग का संचालन कौन करता है? ऑप्शन दिए गए हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की मीटिंग का संचालन उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति भी कहा जाता है। वहीं राष्ट्रपति
का जो उपराष्ट्रपति होता है उसे पदेन सभापति के अलावा भी एक महत्वपूर्ण बात इसके बारे में ये है कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए कभी भी वेतन नहीं दिया जाता है, बल्कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वेतन मिलता है। वहीं आपसे दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है या नहीं होता है एवं इसका कार्यकाल क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य तो नहीं होता है, लेकिन वह सभापति के रूप में काम करता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम सोचते हैं कि सभापति है अर्थात सदस्य होगा, लेकिन आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है एवं इसका कार्यकाल, जैसे राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 6 वर्ष का हो, बल्कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना है। हो सकता है आपको आती हों, लेकिन फिर भी आपसे जानबूझकर गलती हो जाए, तो आप याद रखेंगे कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का संचालन भी करता है, पदेन सभापति भी होता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सदस्य के रूप में अर्थात सभापति के रूप में ही वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वहीं आपसे एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि जो उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान में लिया गया है वह किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे कि उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका से लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आई होप आप याद रख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आज़ाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी। तो आपको याद रखना है कि पहले वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाने जाते थे, लेकिन बारदौली सत्याग्रह हुआ उस टाइम बारदौली की महिलाओं का सपोर्ट करने के कारण बारदौली की महिलाओं द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की आपको याद भी होगा भारत की सबसे बड़ी मूर्ति बन चुकी है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात राज्य में है। उसकी आपसे हाइट पूछी जा सकती है, तो आप याद रखेंगे कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है उसकी हाइट 182 मीटर है। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस नदी पर है, तो आप याद रखेंगे नर्मदा नदी पर है। किस टापू पर है, तो रामबेट सेतु टापू पर है ये। और किसने इसे कंपनी ने तैयार किया है, तो आप याद रखेंगे लार्सन एंड टोब्रो यानी L&T कंपनी के द्वारा इसे तैयार किया गया है। दोस्तों इसमें एक विशेषता और पूछी जाती है कि ऐसी कौन सी मूर्ति है जो एक बारिश भी सहन नहीं कर पाई है, अर्थात पहली बारिश होने पर ही उसमें छेद आ गए हैं या उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो आप याद रखेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है वह एक बारिश भी नहीं झेल पाई है। एंड दोस्तों इसके अलावा आप ये भी याद रख पाएंगे कि यह भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है एवं इसे लार्सन एंड टोब्रो कंपनी द्वारा बनवाया गया है। नर्मदा नदी पर स्थित है, रामबेट सेतु पर स्थित है एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है। लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं द्वारा प्रदान की गई थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में सर्वप्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ या चयन हुआ। ऑप्शन दिए गए हैं मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। झारखंड राज्य में सर्वप्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ है। तो आप याद रख पाएंगे दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गॉडसे ने किस वर्ष की। ऑप्शन दिए गए हैं 30 जनवरी 1948, 12 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 या इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 30 जनवरी 1948। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गॉडसे द्वारा दिल्ली में कर दी गई थी 30 जनवरी 1948 को। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी की डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आप याद रखेंगे कि इनकी जन्म तिथि 2 अक्टूबर 1869 है, जो कि गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। एवं दोस्तों आपसे कुछ चीज़ें भी पूछी जाती हैं कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो आप याद रखेंगे कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी। वहीं दोस्तों महात्मा गांधी के बारे में आपको एक और उपनाम भी पता होगा कि इन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। तो दोस्तों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था, पूछा जा सकता है। तो आप याद रखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया था। दोस्तों इसके अलावा महात्मा गांधी का एक और उपनाम है बापूजी। पूछा जाता है दोस्तों कि महात्मा गांधी को बापू की उपाधि किसने दी थी, तो आप याद रखेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा महात्मा गांधी को सर्वप्रथम बापू कहा गया था। कब कहा गया था ये भी पूछा जा सकता है। तो आप याद रखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था, उसमें महात्मा गांधी को सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बापू कहा गया था। तो दोस्तों इससे आप इतना याद रख पाएंगे आसानी से। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पुरानी जैन लिपि को कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं कल्पसूत्र, पूर्वा, 14 अंग, 12 अंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 12 अंग। सबसे पुरानी जो जैन लिपि है उसे 12 अंग कहा जाता है। वहीं जैन लिपि में जो ग्रंथ लिखे जाते हैं वह प्राकृत भाषा में लिखे जाते हैं। आप ये भी याद रखेंगे क्योंकि पूछा जाता है कि जैन लिपि के अधिकतम ग्रंथ रहते हैं, जो जैन ग्रंथ होते हैं वह किस भाषा में लिखे जाते हैं, तो आप याद रखेंगे प्राकृत या इसे ही अर्ध मागधी कहा जाता है दोस्तों। तो आप याद रख पाएंगे। बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं आयरलैंड, ग्रीनलैंड, फिनलैंड, आइसलैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। दोस्तों बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दाची ग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं असम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर। दाची ग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है। ऑप्शन दिए गए हैं वन संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण। तो दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए और बी थोड़े सा ही अंतर है, बाकी सेम है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वन संरक्षण हो जाएगा। दोस्तों चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण पर है। अत्यधिक मात्रा में वनों की कटाई होते हुए अत्यधिक वनों की कटाई को देखते हुए सुंदर लाल बहुगुणा। दोस्तों पूछा जाता है कि सुंदर लाल बहुगुणा का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है कि वन संरक्षण से है। एवं ये भी पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, तो सुंदर लाल बहुगुणा इसके प्रवर्तक थे। तो चलिए दोस्तों बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। घाना पक्षी विहार राजस्थान राज्य में स्थित है, याद रख पाएंगे दोस्तों आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं अमर्त्य सेन, मेघगु, रॉबिन्स, एडम स्मिथ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का जनक दोस्तों एडम स्मिथ को कहा जाता है। वहीं आपको पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अमर्त्य सेन जी थे, जिन्हें सर्वप्रथम अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल दिया गया था। तो चलिए दोस्तों बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आज तक कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पूछ लिए जाते हैं, तो उनमें से ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई। ऑप्शंस दिए गए हैं प्राकृत, पाली, तमिल, संस्कृत।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तमिल। संगम साहित्य की रचना तमिल भाषा में की गई थी। दोस्तों याद रखना है तमिल भाषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुकिंग गैस में ब्यूटेन की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन दिए गए हैं 60%, 70%, 80%, 90%। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 60%। कुकिंग गैस में ब्यूटेन की मात्रा 60% होती है। दोस्तों कुकिंग गैस एलपीजी को बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है। दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि एलपीजी में गंध किस कारण आती है, तो एलपीजी में जो गंध का महसूस होता है हमें, वह मरकैप्टन नामक पदार्थ के कारण होता है एलपीजी की गंध, एवं इसमें ब्यूटेन की मात्रा 60% पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अम्ल के कारण दूध में खट्टापन होता है। ऑप्शन दिए गए हैं लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, बेंजामिन अम्ल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के कारण ही दूध में खट्टापन आता है। दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि दूध का जो फटना होता है वह किस कारण होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई। तो आप याद रखेंगे कि जो दूध फटता है वह वायरस के कारण फटता है, एवं उस वायरस का नाम भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि लैक्टोबैसिलस नामक वायरस के कारण ही दूध को फटाकर दही बनाया जाता है। वहीं दूध में खट्टापन लैक्टिक अम्ल के कारण आता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए गए हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, अकबर द्वितीय, सम्राट विलियम फोर्थ या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अकबर द्वितीय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि सर्वप्रथम अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। दोस्तों राजा राम मोहन राय ने अकबर द्वितीय को पेंशन के मामले में, इन्हें पेंशन नहीं मिल रही थी, उसके लिए ये लोग विदेश गए थे राजा राम मोहन राय, और इनका कार्य पूर्ण करवाया था, जिस कारण अकबर द्वितीय द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की पदवी या उपाधि प्रदान की गई थी। तो चलिए दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुम्बिनी का संबंध किस धर्म से है। ऑप्शन दिए गए हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या इस्लाम धर्म। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। लुम्बिनी का संबंध बौद्ध धर्म से है। दोस्तों पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है कि यह लुम्बिनी में ही हुआ था। तो इस प्रकार हम पता कर सकते हैं कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म से थे और गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो इस प्रकार यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस की वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके।